इवनिंग डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जो कि एएफएमसी के स्टूडेंट रहे हैं और एक ब्रीफ कांटेक्ट हुआ हमारा जब ये नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो एक इंस्टीट्यूट है यहीं पे आईआईटी के पास, तो वहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे थे। तो उस दिन उस इंस्टीट्यूट में मुझे बोला गया था कि मुझे ब्रीफली स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन करना है कि नीट के लिए पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है ना। तो मेरा उतना सा इनकाउंटर था। फिर इसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंटली टच में रहे हैं, कन्वर्सेशन होता रहे, आगे लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो होता रहे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये स्टोरी, ठीक है, खुद अभिषेक से कि अभिषेक आप बताओ कि उस दिन क्लास में क्या हुआ और फिर वहाँ से क्या डायरेक्शन आपको मिली और कैसे ये सिलसिला चला। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम सुना था कि आपको नीट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके अलावा मैंने हर एक टीचर से हर एक नई बुक का नाम सुना था कि आप ये पढ़ो, इससे क्लियर हो जाएगा। एंड वो सब यही कहते थे कि आप अगर बायो पे फोकस करोगे तो आपका नीट खुद निकल जाएगा। लेकिन एक्चुअली सर मेरे को जब मिले थे तो सर ने एक चीज़ बोली थी, आई एम फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ तो उसका मतलब है। एंड मेरे को एंड तक भी ये बात याद थी कि सर ने बोला था कीप इट सिंपल और आप आगे कर जाओगे, नीट तो कुछ भी नहीं है। सो एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग फॉर बायो, ये चीज़ मैंने मार्क करके रखी थी। तो जब आपको पता चला कि एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग और फर्स्ट टाइम, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं इस इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लो, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लो या किसी पर्टिकुलर टीचर के नोट्स पढ़ लो, तो एट फर्स्ट ग्लेंस तुम्हें ये एक बहुत कंफ्यूजिंग लगा, या मतलब क्या हुआ कि तुमने उसको फर्स्ट टाइम अप्लाई नहीं किया? मतलब क्या रीज़न था कि इस चीज़ को आपने बिगनिंग से ही नहीं सोचा कि हम इसको अभी से अडॉप्ट कर लेंगे? वाज इट टू लेट और क्या था? हाँ, तो जैसा कि हमारा कन्वर्सेशन था कि हमने पहले आपने बोला कि मैंने उस साल एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर आपने एनसीईआरटी पे फोकस किया और आपको वो वाला स्टेटमेंट याद था। तो हाँ, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओके, सो सर मेरे को जिस साल मिले थे उस साल काफ़ी कम टाइम के लिए मिले थे। तो मैंने सर से बात की एंड मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो कोचिंग थोड़ा अलग था। लाइक उन लोगों का तरीका अलग था कि पढ़ाई कैसे करनी है, उनके हिसाब से करनी है, वो अपने हिसाब से सब चलाते थे। एंड उसके साथ साथ आप जब देखते हो कोचिंग में कि भीड़ एक तरफ जा रही है तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप डिसाइड करो कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ। आपको सेल्फ डाउट होता है एंड आप वापस से भीड़ की तरफ जाते हो। सो उस टाइम पे मैं वापस से बायो से एनसीईआरटी से अलग हट गया था एंड मैं काफ़ी फोकस कर रहा था कि बाहर से कितना सिलेबस आ रहा है, बायो को अच्छे से कवर करते हैं। एंड वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों, ये केवल अभिषेक की कहानी ही नहीं है। जब भी मैंने एनसीईआरटी के बारे में बोला है क्लासेस में कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, 99.9% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, तो ये चीज़ उन लोगों को भी चैलेंजिंग लगी जो 20 साल से 25 साल से इस फील्ड में टीचिंग कर रहे थे या पढ़ा रहे थे। उसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। सेम इंस्टीट्यूट जहाँ पे अभिषेक मुझे मिले थे, वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जैसे ही इन लोगों को बोला कि आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, तो नेक्स्ट डे कुछ बच्चे इनके क्लास के डायरेक्टर सर के पास पहुंच जाते हैं और ये बोलते हैं कि सर, शेखर सर तो बोल के गए थे कि वो एनसीईआरटी पढ़नी है, हमारे टीचर तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं और इवन एनसीईआरटी बुक का तो नाम भी नहीं लेते हैं क्लास में। तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट नहीं थी, सबको ये पता नहीं था कि केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और अब तो उसके बाद बहुत सारे टॉपर्स ने जब ये बोलना शुरू किया कि नहीं एनसीईआरटी ही से ही सारा पेपर आता है, तो वो चीज़ सबने अडॉप्ट करी, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट उस टाइम पे बहुत नया आइडिया था, तो उन लोगों ने भी मुझे चैलेंज किया और उन्होंने क्या बोला, जो वो डायरेक्टर सर थे उन्होंने उसी टाइम पे मुझे फ़ोन लगाया, है ना, और उनका फ़ोन स्पीकर पे था, बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे थे जो सीनियर टीचर्स बैठे थे और मैं एज में बहुत छोटा था उस टाइम पे, है ना,
तो वो बोलते हैं बेटा ये बता कि नीट के पेपर में एनसीईआरटी से कितना आता है। तो मैंने बोला सर ओवर 95%, सेफ साइड मैंने खेला कि ओवर 95% आता है। तो वहाँ पे जो पुराने टीचर थे उन्होंने बोला कि उन्होंने, वो भी स्पीकर पे ही थे, तो उन्होंने बोला कि सर अगर आप ये प्रूव कर दो कि 50% भी एनसीईआरटी से आता है ना, तो मैं अपना मुंडन करवा लूँगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा ये लॉजिक जमा नहीं, मुंडन करवा लो, व्हाई यू आर टेकिंग सो मच पेन, इट इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट, इट कैन बी प्रूव इन एनी डे। तो मैंने क्या किया कि उस टाइम पे जो नीट का पेपर था, 2014 का पेपर हुआ था, तो मैंने वो नीट का पेपर लिया, फिर सारी रात बैठ के हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा कि क्वेश्चन नंबर ये 91, पेज नंबर ये, लाइन नंबर ये, ऐसे करके मैंने पूरी एक एक्सेल सीट बना दी पूरे 90 क्वेश्चंस की। और अगले दिन मैंने उनको फ़ोन किया डायरेक्टर सर को कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, नाई लेके आऊँ या आप अरेंज करोगे? ठीक है, तो फिर मैंने ये तो मेरे को जानना है कि उसके आगे क्या हुआ था। क्या वो सही में हुआ था या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स मुंडन नहीं हुआ उनका, बट मैंने जो अपनी बात है वो फैक्ट के साथ वहाँ पे प्रूव कर दी थी कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, और अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा है भी जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो उस चीज़ का आंसर नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि आजकल जो सोसाइटी है वो बहुत अवेयर हो चुकी है ना। और अब क्या होता है कि एक भी क्वेश्चन अगर सिलेबस से बाहर आता है तो वो लोग कोर्ट चले जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे आ गया जब हमारा प्रिस्क्राइब सिलेबस ये है, तो है ना। तो इस वजह, ये भी एक दूसरा मेजर रीजन है जिस वजह से जो पेपर है आपका स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो लिमिट इसलिए भी नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाता क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हम क्योंकि डिजिट्स तो कोई भी हो सकती है उसके अंदर, फार्मूला जो यूज़ होगा वो एनसीईआरटी के अंदर होगा, जो आइडिया यूज़ होगा वो एनसीईआरटी के अंदर होगा, है ना। तो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट था। मैं एक चीज़ जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वो बच्चे जो जो मेरे क्लासेस में रहे हैं, उन्होंने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है, ठीक है। तो उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता होता है ना, कि वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। और मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इस ब्रीफ एनकाउंटर में आपने मेरे से क्या सीखा। मतलब आप मुझे 2 to 3 लाइफ लेसन बताइए जो आपने उस एनकाउंटर में सीखा। जी सर, बोलने का तो काफ़ी कुछ है, बट लाइक आप जितने सिंपल और हम्बल हो, लाइक आप उस लेवल पे पहुंचने के बाद इतने सिंपल हो, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ कभी पहुंचा तो मैं उस लेवल पे भी इतना रहना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे से आके अप्रोच कर सके एंड मैं उससे बात कर सकूँ। बस सर, आपने ऑनेस्टली मेरे को पहले ही बता दिया, क्योंकि आपको कभी कोई नहीं बोलेगा कि मेरा बिजनेस जाने दो और आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, बट सर ने ये बिल्कुल नहीं सोचा। सर ने कोचिंग वालों से लड़ाई कर ली, लेकिन मेरे लिए, हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जो सच था वही बोला कि लाइक आप बायो जाओ, एनसीईआरटी करो एंड जितना सिंपल हो सके उतना करो, क्योंकि नीट आपसे वही मांगता है। हाँ, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि जो कोचिंग टर्म है ना वो कोच से आता है ना। जब कोच ही आपको सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे तो फिर कोचिंग का मतलब ही नहीं रह जाता है ना। तो भले भले ही देखो, पेरेंट को ये नहीं पता कि आप कोचिंग में क्या पढ़ा रहे हो। पेरेंट को एक बात पता है, बच्चों को भी एक बात पता है कि क्या आप हमारे बच्चे को डॉक्टर बना सकते हो या नहीं, सिंपल, ठीक है। पेरेंट्स को ये बिल्कुल नहीं जानना कि आप कौन सा स्टडी मटेरियल दे रहे हो, कौन से नोट्स बनवा रहे हो। वो बोलते हैं कि हमने फीस दी है, हमने बच्चे को आपके पास भेजा है, आप इसको डॉक्टर बना पाओगे या नहीं, ठीक है, टू द पॉइंट। तो वही मेरी अप्रोच थी कि आप यहाँ पे डॉक्टर बनने आए हो और डॉक्टर कैसे बनते हैं मैं आपको ये सिखा सकता हूँ। एग्जैक्टली तो मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा हाँ, इसके साथ कि आप जो बनना चाहते हो तो आप उन्हें फॉलो करोगे। अगर कोचिंग में आपको कोई पढ़ा रहा है, अगर वो डॉक्टर है, तो मुझे एक ट्रस्ट था कि अगर सर ने खुद वो पाथ चल के वहां तक पहुंचे हैं तो उन्हें रास्ता भी पता ही होगा। तो इसलिए मैं सर को फॉलो करना चाहता था। थैंक यू। चलो, तो हम थोड़े से लाइटर नोट पे कुछ जनरल बातें डिस्कस करते हैं। तो हाँ, तो अभिषेक का जब मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है, तो आपने फ़ोन किया था कि मेरा AFMC में सिलेक्शन हो गया है, और आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू गेट दिस मैसेज, आई थिंक। हाँ, तो मैं बहुत खुश हुआ
और मुझे लगा कि जब मेरा एक छोटा सा टच किसी की लाइफ में इतना चेंज कर सकता है, तो मुझे इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बनने में हेल्प करनी चाहिए। और आज मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेज में मेरे 2-4 बच्चे हैं। ठीक है? तो तो आप बताओ कि आपके सीनियर जूनियर्स में भी 2-3 लोग हैं, है ना? तो हाँ। एक्चुअली वन ऑफ माय सीनियर्स अभिनंदन सर, हाँ। वो एफएमसी से पास आउट हैं, तो सर ने उन्हें पढ़ाया। एंड लाइक विनीता। मेरी एक बैचमेट विनीता, हाँ। शी इज ऑल्सो स्टडिंग विद मी, तो मेरे को तब जाके पता चला कि सर ने उन्हें भी पढ़ाया है। तो या हाँ, तो अभी तो ये एएफएमसी के बच्चे हैं आपके पास, है ना? अभी मैमसी और एलएचएमसी के लोग भी आएंगे, ठीक है? और आपको हाँ, I have been lucky enough to like mentor all these bright doctors, ठीक है? और मुझे लगता है कि इस लेगेसी को ये लोग कंटिन्यू रखेंगे, ये भी अपने जूनियर्स को सच बताएंगे, है ना? कोई फॉल्स प्रेस्टीज मेंटेन नहीं, मतलब कोशिश नहीं करेंगे, और उनको भी उनके गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो अच्छा, एक बात बताओ कि जहाँ से आप आते हो, है ना? तो जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी तो आपने सोचा था कि आप एएफएमसी पहुँच जाओगे, या आपका क्या ओरिजिनल थॉट था कि आप कितने मार्क्स लाओगे, या कहीं भी किसी कॉलेज में मिल जाए तो काफ़ी है, या आपका पहले से ये टारगेट था कि आपको एएफएमसी ही जाना है? सो मेरा बेसिकली मेरा इतना था क्लियर कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। अब मुझे इतना नहीं पता था कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चलेगा। मैंने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में 179 कॉलेजेस भरे थे, लाइक लिटरली एवरी कॉलेज। बट हाँ, लकीली मैं उस साल नहीं सेलेक्ट हुआ, अगले साल सेलेक्ट हुआ। सो मेरा गोल क्लियर था, मुझे फीस नहीं भरनी है प्राइवेट कॉलेजेस की, सो गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। बट मुझे नहीं पता था कि एएफएमसी तक मैं पहुंच जाऊंगा। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द गॉड। गुड। तो अभी से एक बात बताओ कि अगर हम बात करें एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, है ना? तो आई थिंक एएफएमसी इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज जहाँ पे लाइफ बहुत एक्साइटिंग रहती है। मतलब एज ए डॉक्टर तो आपको ट्रेनिंग मिलती ही है, और एज ए आर्मी ऑफिसर भी आपको ट्रेनिंग मिलती है ना? तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि ऐसी कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो आपने सीखी और मैंने नहीं सीखी, आपके और बैचमेट से नहीं सीखी। प्लीज़। सो लाइक एएफएमसी इज लाइक, काफी लोग नहीं जानते एएफएमसी को, बट एएफएमसी इज लाइक अ ड्रीम लाइफ। अगर किसी ने ड्रीम किया है कि बेस्ट लाइफ कैसे हो सकती है मेरी कॉलेज लाइफ, जो आपने मूवीज में देखा है, एग्जैक्टली डिट्टो नहीं मिलेगी आपको, बट आप वो लाइक रिलेट कर सकते हो। मैं सारा समझ रहा हूँ किधर जा रहा है। क्योंकि मैंने जो इमेजिन किया था एएफएमसी को एज एन एनडीए लाइक एनडीए इंस्टीट्यूट, हाँ। सो कि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होगा, आप फ़ोन नहीं चला सकते, एंड आपको अगर बाहर जाना है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आउट पास लेना पड़ेगा, तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप किसी लड़की के साथ नहीं घूम सकते। तो कितनी लड़कियों के साथ घूमे आफ्टर ऑल? ओके, दैट इज पर्सनल क्वेश्चन। हाँ। मैं सर आपको जरूर बताऊंगा इसके बाद। बट लाइक सीरियसली, अगर आप लाइफ को, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप किसी भी कॉलेज से बन जाओगे, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हो और अलग एक पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो, तो इट्स एएफएमसी। एंड ये मैं लिख के भी दे सकता हूँ। You are quite right, and I can see the changes. Abhishek back then and Abhishek today. Yes, it's welcome change and good change. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने हॉर्स राइडिंग भी सीखी वहाँ पे, तो हॉर्स राइडिंग was the part of curriculum or like? Okay, so it was not a part of curriculum, but मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था हॉकी सीखने के लिए। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ एएफएमसी, आप डिफेंस पर्सनल हो जाते हो, आप कहीं भी किसी भी डिफेंस के लिए अलाउड हो, डिफेंस एक्टिविटी के लिए। सो कॉलेज के मेरे पास एक हॉर्स राइडिंग क्लब है, एंड दैट इज फॉर द डिफेंस पीपल। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने बात की कि आई एम फ्रॉम एएफएमसी, एंड दे वर सो मच लाइक वेलकमिंग, दे वेलकम मी इन अ वेरी गुड वे कि लाइक आप ऑफिसर बनने वाले हो, सो आप प्लीज आओ, आप ज्वाइन करो। एंड जब मैं वहाँ पे गया, सो दैट वाज टोटली डिफरेंट लाइक एक्सपीरियंस। आप जब हॉर्स राइडिंग करते हो, आप
ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा, लाइक इट्स टोटली दैट, लाइक दैट। गुड गुड। अच्छा, एक चीज़ मुझे और समझना है कि मतलब आपने गिटार किस ईयर में सीखा? मतलब एग्ज़ैक्टली मैंने भी गिटार खरीदा था, अभी भी मेरे वॉल पे वहाँ लटका हुआ है गिटार। तो मैंने जितना थोड़ा बहुत 1-2 स्ट्रिंग पकड़ना सीखा था, उतना ही है मेरा नॉलेज, ठीक है? मेरी हिम्मत नहीं हुई इससे आगे सीखने की, बट ही इज़ अ गुड गिटार प्लेयर। आई हैव सीन योर इंस्टा रील ओके, जिसमें तुम गिटार बजा रहे सो थे, है ना? बेसिकली ये मेरी पर्सनल हॉबी थी। हाँ। कोचिंग के टाइम पे ही आई यूज्ड टू प्ले गिटार। हुँ, 10th क्लास में हुँ, मैंने पापा से जाके पूछा, क्योंकि मम्मी से पूछता हूँ तो मम्मी कहती पापा से जाके पूछ के बताती हूँ। हुँ, सो आई वाज लाइक लेट्स बाईपास मम्मी। तो डायरेक्ट मैं पापा के पास गया एंड मैंने पापा से जाके पूछा कि गिटार विटार बजाना है एंड मुझे सीखने है, शौक है। पापा वाज लाइक मेरे को सिंगिंग का शौक था, तुझे है तो चल चल। तो 10th क्लास में बोर्ड्स के टाइम पे उन्होंने मुझे गिटार खरीद के दिया। सो फिर मैं काफ़ी इंटरेस्ट था, तो यूट्यूब यूट्यूब से सब कुछ सीख के एंड आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड एंड अच्छे से सीखा। एंड कॉलेज आके इवन मैंने इंटरव्यू में भी गिटार बजाया था। हुँ, सो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है एफएमसी का। हुँ। वो एक अलग स्टोरी है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा कि हाउ वाज माय इंटरव्यू एट दैट टाइम। नहीं, आप सुना सकते हो, मतलब जो जो चीज़ें हैं जो स्किप करने वाली वो स्किप करके Okay. सुना सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो लाइक एएफएमसी का इंटरव्यू इज लाइक आपकी लाइफ का पहला इंटरव्यू, क्योंकि आप 12th पास आउट वहाँ पे जाते हो, ठीक है? आप किसी कंपनी में जाते हो तो वो इंटरव्यू आगे जाके होगा लाइफ में, बट एज अ स्टूडेंट आपने कभी इंटरव्यू की शक्ल नहीं देखी। और उस टाइम पे अगर एएफएमसी में जाके आप एक डीन्स ऑफिस नाम की एक जगह होती है, जो कि उस टाइम पे काफ़ी डेडली लगती है, क्योंकि आप पहली बार इतने स्टार्स देखते हो। सो यू कैन सी लाइक कर्नल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड लाइक ब्रिगेडियर्स, ऑल दी लाइक बिग रैंक्स इन फोर्सेस। तो मैं जब गया था वहाँ पे, सो मैंने देखा एक एम्बेसडर आई, उसके पीछे दूसरी एम्बेसडर आई एंड ऑल दोज कार्स वर विद फ्लैग्स। सो मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी आंखें चमक गई थी वो देख कर। तो फिर उनके बाद धीरे धीरे ऑफिसर्स ने एंट्री ली एंड उस टाइम पे मैं फॉर्मल्स में था और वहाँ पे मैं बाहर वेट कर रहा था। अंदर ऐसे तूफान मचा हुआ था कि अंदर जाके क्या होगा। बट अंदर जाने के बाद फिर वो काफ़ी प्यार से आपसे बात करते हैं, बट आप जब एक टेबल के सामने आपको जब दिख रहा है कि ऐसे 4-5 बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं एंड उनके साथ साथ 2-3 साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि आप अगर झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ऐसा वाला सीन है। तो आप जब बैठोगे वहाँ पे तो वो सीट खुद ही हॉट सीट हो जाती है। तो जब मैं बैठा था वहाँ पे तो उन्होंने काफ़ी इजी सवाल पूछे थे, लाइक टू लाइक काम मी डाउन कि आप कहाँ से आए हो, लाइक वो जगह क्यों फेमस है, एएफएमसी में क्यों आना चाहते हो, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। सो ऑल दोज क्वेश्चन वर वेरी सिंपल टू जस्ट लाइक मैं काफ़ी आराम से यहाँ पे बैठा रहूँ एंड कूल डाउन हो जाऊँ। बट फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन आए कि व्हाट यू डू इन एक्स्ट्रा करिकुलर। सो आई वाज लाइक आई यूज्ड टू प्ले गिटार इन माय ड्रॉप ईयर्स। सो उन्होंने पूछा कि आप गिटार बजा सकते हो। सो एफएमसी का इंटरव्यू बहुत अलग होता है। आप जब ऑफिस देखोगे तो उधर आपको ड्रम किट मिलेगा, बास्केटबॉल मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, आप झूठ नहीं बोल सकते आपने किया है। तो सर तो आपको उन्होंने गिटार एक्चुअली इंटरव्यू में बजाने को बोला कि गिटार बजा के दिखाओ। एक्चुअली मैं कभी सोचा नहीं था। हाँ। तो मेरी सीट के पीछे एक गिटार रखा हुआ था वॉल के साइड में एंड उन्होंने बोला कि पीछे जो गिटार है क्या आप बजा सकते हो। तो मैंने एक बार को सोचा कि हाँ प्रैक्टिस तो अच्छी खासी है, उठाया मैंने गिटार एंड आई वाज लाइक अगर मैं बजाऊंगा गिटार तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा इन्हें। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि क्या मैं गा भी सकता हूँ साथ में तो मैंने साथ साथ गाया भी था। तो वो लोग काफ़ी काफ़ी खुश थे उससे। So, ये गुड मेरा इंटरव्यू गुड था। गुड। हाँ, और हाँ, ये तो है ही, और मेडिकल पैरामीटर भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे आई साइट हम्म। स्पेसिफिकली। एक मेरा स्टूडेंट और था जो आई साइट की वजह से उसका आई थिंक +6 था उसका हम्म। क्लासेस का नंबर, तो वो रिजेक्ट हो गया था। अभी वो रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो एएफएमसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, है ना? ये सारे पैरामीटर्स का भी आपको ध्यान में रखना होता है।
बिल्कुल सर, हाँ। आपने जो बोला वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। मैंने अपने स्क्रीनिंग टाइम में एफएमसी में 1000 बच्चों को आते हुए देखा है, एंड उसमें से ऑलमोस्ट आधे मेडिकल रीजन की वजह से बाहर करते हैं, वो लोग अनफिट करते हैं। सो आपका सब कुछ ठीक है, स्टिल आप क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आपको वो अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं। बट आप प्लीज़ गाइडलाइंस पढ़ लेना, खुद से मत सोचना, पहले से ये सोच के मत चलना कि आपको बाहर कर देंगे। यू कैन डू दैट, ओके। आप एफएमसी में भी जा सकते हैं, आपको बस गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए कि आप क्राइटेरिया में है कि नहीं है। तो अब मुझे कॉलेज टाइम की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ जिसने तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा एक अलग रास्ता दिया हो, या कोई चेंज, मेजर चेंज तुम्हारी लाइफ में जिसकी वजह से आया हो। ओके। अच्छा, एक बात और है कि एक टाइम था जब कॉलेज में जब आप जाते थे तो इंटरेक्शन होता था सीनियर से, है ना। उसके लिए कोई टर्म है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ओके। तो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं एफएमसी में, तो किस तरह का इंटरेक्शन था, आपको मज़ा आया उसमें, नहीं आया, या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो आपने परफॉर्म करी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सो स्टार्टिंग में कॉलेज लाइफ इज लाइक, आप ये सोच के जाते हो कि आप ही यहाँ के किंग एंड क्वीन हो। आपने नीट क्लियर किया है, मेरे केस में आपने एफएमसी भी क्लियर किया है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम सब आपने क्लियर किया है। जब आप पहुँचते हो तो आपको पता चलता है कि यार इतनी वैल्यू नहीं की जा रही है आपकी। सो आपको एज अ जूनियर ही ट्रीट किया जाता है। तो एफएमसी में एक रूल है कि आपको डिजर्विंग होना पड़ता है। आप ब्लैक एंड वाइट्स में रहते हैं कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए, एंड तब तक आपको एफएमसी का पार्ट नहीं माना जाता। आपको कॉलेज में रहना होता है, चीज़ें सीखनी होती है। जब उन्हें लगता है कि सही में दे आर ऑल ओरिएंटेड टू दैट एनवायरनमेंट, तब आपको यूनिफॉर्म दी जाती है। सो यू हैव टू, आफ्टर एफएमसी स्क्रीनिंग यू हैव टू गेन द ट्रस्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट। After all, this is the matter of national security. बिल्कुल। You are becoming the part of armed forces. So आपको ऐसा फील होता है कि हमारी वैल्यू गिरा दिया है। बट जब आप देखोगे कि एफएमसी जाने के बाद आपकी वैल्यू वही है, क्योंकि आपके साथ जो हैं आपके सीनियर, फिर फैकल्टी, प्रोफेसर्स, सो सब आपसे बहुत ऊपर है। आप जो अचीव करके बैठे हो अभी, उन्होंने काफ़ी साल पहले कर दिया है। तो आपको तब फील होगा कि हाँ, दूसरा ये तो होता है, जब जैसे ही अगर आपकी अच्छी रैंक आती है ना, अच्छा कॉलेज मिलता है, तो आप हाई हेडेड फील करते हो, आपको लगता है कि मैं दुनिया से अलग हूँ। लेकिन आप जिन लोगों से अलग हो उनको तो आप पीछे छोड़ के आ चुके हो, ठीक है। और आप एक नई जर्नी शुरू हो जाती है आपकी एक तरह से, है ना। उसपे जो आपके साथ लोग हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपके रोल मॉडल हुआ करते थे कभी, आपको अब उनकी तरह बनना है। और अगर वहाँ पे भी आप हाई हेडेड रहते हो तो फिर कोई मीनिंग नहीं बनता इस चीज़ का, है ना। तो बेसिकली जो इंटरेक्शन है वही सब सिखाने के लिए होता है कि आप चीज़ों को वैल्यू दो, रिस्पेक्ट करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, और आपको खुद को भी रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने मेरे से क्या सीखा, है ना, तो मैंने जब फ़ोन पे पूछा तो आपने बोला कि एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। ओके, सो तो वो क्या था? सो देयर इज अ स्टोरी। तो मैं जब सर के साथ था तो सर ने मुझे किस्सा सुनाया था कि मैं काफ़ी हैरान था कि सर ऐसे कैजुअली आए कि हाँ चलो आज क्या पढ़ाते हैं। बट तुम्हें पता है आज मैं थोड़ा परेशान हूँ कि आज यार कल पता चला कि चोरी हो गई मेरे घर पे। और मैं ऐसे हैरान था कि सर मेरे को ऐसे बता रहे हैं इतने कैजुअल वे में, तो कोई आता भी नहीं है कोचिंग अगले दिन। इन सर वाज लाइक जो हो गया सो हो गया, आगे का सोचते हैं। तो सर आके बता दे कि घर में चोरी हो गई थी, और फिर उसके बाद सर ने 1-2 दिन बाद बताया कि अरे चोर पकड़ा गया। तो मैं ऐसे था, सर ये कैसे पकड़ा गया? तो सर कहते हैं कि यार उसने एक गलती कर दी थी, उसने सारा सामान तो उठाया, साथ साथ मेरा आईपैड भी उठा लिया था। तो जब उसने ऑन किया तो वहाँ से उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। तब मेरे को समझ में आया कि यार अगर प्रोडक्ट लेना है तो आईफोन का लेना है, एंड ये हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक और बात जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। तो हुआ क्या कि जब मेरी वो चोरी हो गई, तो मैंने यहाँ पे हौज खास पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई कि मेरा ये सामान चोरी हो गया, है ना। तो उन्होंने नोट किया, तो उनको आईपैड नहीं पता था शायद कि आईपैड होता क्या है। तो मैंने उनको बोला कि एक छोटा कंप्यूटर होता है, वो खो गया। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि इन डॉक्टर्स के एरियाज से ना, मतलब महीने में 30-40 लैपटॉप तो चोरी होते ही होते हैं,
और पूरे साल होते हैं और आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। ठीक है, तो आपने इंफॉर्मेशन के लिए और फॉर्मेलिटी के लिए आपने रिपोर्ट लिखवा दी, ठीक है, अब आप आराम करो, दूसरा लेना। ठीक है, आपका किसी ने साथ भी नहीं दिया? हाँ एक सपोर्ट नहीं हाँ, था पुलिस वाले खुद ही बोल रहे हैं कि भाई मिलता नहीं है। अरे ठीक है, तो आप जाओ। तो मैं चला गया। फिर क्या हुआ कि मैंने एक अपने फ्रेंड को बोला कि यार मतलब वो एप्पल प्रोडक्ट बहुत यूज़ करता था, तो मैंने उसको उसको पता था कि मेरा वो चोरी हो गया है। तो फिर भी मैंने उसको बोला कि जिस दिन मेरे पास अलर्ट आएगा ना फाइंड माई आईफोन वाला, तो मैं तुझे बताऊंगा। और एक दिन मैं सो रहा था, करीब रात को 12 बजे था, और मेरे फ़ोन से अचानक से अलार्म बजने लग गया। मैंने कहा मैंने 12 बजे का अलार्म तो लगाया ही नहीं, क्यों बज रहा है? तो मैंने जब उसको उसको देखा, तो उसमें दिखा रहा है कि एक कोई लिखा है वाटर टैंक और ये वो और लोकेशन और पूरा मैप खुल रहा है उस पे। तो मैं वो फ़ोन लेके भागता हुआ उसके पास गया, उसको दिखाया, उसने जल्दी से अपने मैक में लॉगिन किया और प्रिंट आउट निकाला, और उसने बोला कि तुम सुबह ही प्रिंट आउट लेके जाओ, चोर यहीं पे है। ठीक है। तो फिर मैं वो प्रिंट आउट लेके लोकेशन का पुलिस स्टेशन गया। तो मैंने उनको बताया कि सर वो चोर की लोकेशन मिल गई है। तो कहते नहीं ये सब कुछ नहीं होता। फिर मैंने कहा कि तुम मुझे एसएचओ साहब से ही बात करवा दो एक बार। तो मैंने एसएचओ को दिखाई, तो ही अंडरस्टूड कि मतलब क्या मैटर है और हम पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक सर्च पार्टी देते हैं, आप इनके साथ चले जाओ, बट हमारे पास व्हीकल नहीं है, तो व्हीकल आप अरेंज करो। तो और बोलते कि अगर हम व्हीकल का वेट करेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा, व्हीकल खाली नहीं है, तो उसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा, और फिर हो सकता है कि आपका चोर भाग जाए। तो मैंने सोचा क्या करूं, फिर मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, उसके पास मतलब एक 4 व्हीलर थी, वर्ना, है ना? तो मैं वर्ना क्यों बोल रहा हूँ तो मैं बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 पुलिस वाले पीछे वाली सीट पे बैठ गए, मैं साइड वाली सीट पे, वो मेरा फ्रेंड ड्राइव करके, हम तीनों गए, और ये चोर पकड़ा गया था मेरठ में। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जब हम वो कलर प्रिंट था वो, तो उस पे हमें ये पता लगा कि जिस घर के अंदर भी मेरा वो आईपैड है, उसकी छत ग्रीन है। ठीक है, ओके तो पुलिस वालों ने इस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, हमारे साथ 3 गए थे, और उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन से उनको इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे यहाँ एक चोर पकड़ना है। तो एक पार्टी उनके साइड से भी आ गई, और जिसमें उस गाड़ी में 7-8 लोग थे। ठीक है, तो 10-12 पुलिसमैन वहाँ पे ढूंढ रहे हैं उसको, उस घर को ढूंढ रहे हैं। फिर उस कॉलोनी में जाके उनको दिखाते हैं कि भाई ग्रीन रूफ वाला घर किसका है ना? तो उन्होंने ग्रीन रूफ वाला घर दिखाया कि सर इसके घर में प्लास्टिक की शेड लगी है, इनका ग्रीन रूफ। तो उस घर में गए, तो उन्होंने एक जो भैया थे, मतलब पुलिसमैन थे, उन्होंने पूछा कि तुम में से दिल्ली कौन रहता है? तो एक आंटी निकल के आती है कि हमारे बच्चे रहते हैं। उनके क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला हमारे स्क्रैप का बिजनेस है, मतलब कबाड़ का बिजनेस है। तो उन्हें बुलाओ। तो एक लड़का निकल के आता है, छोटा सा, मतलब होगा ऐसे 18-19 का होगा। तो अब मैं ये बहुत ध्यान से देख रहा था कि अब ये कैसे पूछेंगे इससे कि वो आईपैड किधर है। तो उन्होंने ना तो आईपैड बोला, ना कोई लैपटॉप फोन, कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला वो सामान लाओ जो लाए थे। ठीक है। अच्छा। और फॉर माई सरप्राइज, वो बंदा 2 मिनट में अंदर गया, एक अलमारी को ही खोलता है, वहां से निकाल के ये है। तो उन्होंने पूछा, iPad। हाँ, उन्होंने मेरे से पूछा यही है? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल यही है। ठीक है, तो फिर उसको पकड़ा उन्होंने कि चलो इसको उठा के ले चलते हैं। ठीक है, तो लोकल पुलिस स्टेशन तक जाना था, तो ठीक है, उनकी गाड़ी में बिठा लिया था उन्होंने। अब उसको दिल्ली लाना था हौज खास, और हमारे पास तो गाड़ी कौन सी थी? वर्ना, जिसमें 5 लोग पहले पहले से थे। ठीक है, तो हमारे वो जो जो पुलिस स्टेशन के लोग थे ना, उन्होंने बोला कि सर इसको हम डिग्गी में डाल लेते हैं। मैंने कहा वो सफोकेशन से ये तो फुल फिल्मी सीन हो गया सर। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने मैंने उनको बोला कि भाई ये मारने पीटने से इसको कुछ नहीं होगा, और मतलब जनरली वो ऐसा करते हैं, उन्होंने नहीं किया, आजकल रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। तो मैंने कहा अगर डिग्गी में डाल दिया, सफोकेशन से मर गया, तो हम सब पे आ जाएगी। फिर चोरी का इल्जाम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे? मैंने कहा मैं इसको गोदी में बिठा लेता हूँ आगे। ये तो सर मैं ये आप ज्यादा हम्बल हो गए। मैं उस चोर को इंटरेस्टिंगली गोदी में बिठा के लाया, और वहां से यहाँ तक कि शायद 3 घंटे की जर्नी होती है, ट्रैफिक बहुत होता है, तो बीच में मैंने उसको खाना पीना भी खिलाया। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग मतलब यहाँ पे पहुँचते हैं, हौज खास पुलिस स्टेशन तक पहुँचते हैं, तो देखा कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 20-25 लोग। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो यार, ऐसा है कि मतलब आप तो पढ़े लिखे लोग हो, तो क्यों ही पढ़ना, इन लोगों को तो काम ही यही है।
ठीक है, तो आप अगर ये केस कंटिन्यू करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, वटेवर। तो मैंने वो वहाँ पे साइन करना था कि तुम कोई इनके अगेंस्ट कोई केस नहीं चाहते हो, तो मैंने फिर वहाँ कोर्ट में जाके करवा दिया था। और मुझे 2 बार जाना पड़ा था कोर्ट में, आईपैड मिल गया था मेरा। ठीक है, तो बाकी सामान तो रिकवर नहीं हुआ उस चोरी का, बट उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल यही था जो उस टाइम पे मेरा सबसे वैल्यूएबल पोजेशन हुआ करता था स्टूडेंट प्रूफ लाइफ भी में। हुआ है सर, वैल्यूएबल है। हाँ हाँ, ये प्रूव भी हुआ कि वैल्यूएबल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हाँ, इन्होंने तो ये तो सीखा कि एप्पल का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन एक चीज़ ये मिस कर गए कि उस सिम वाला लेना है। सिम वाला लेना है। सो आई ठीक हैव है, एन आईपैड हाँ जो कि वाईफाई है। हाँ, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि जो फ्यूचर एस्पायरेंट है नीट के, है ना, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हारे एंड पे हुई उनको नहीं करनी है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको सीखना चाहिए जिससे उनका टाइम भी बच बच जाए और वो अच्छे से इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाए, तो वो सब उनके बारे में आपका क्या कहना है? सिर्फ एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि दैट एग्ज़ाम इज़ टू रिजेक्ट यू। अगर आपको पता है ये कि आपको रिजेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम बना है, तो आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है आपके पास कि उसे कैसे ट्रिक किया जाए पेपर को। तो उसमें हर एक क्वेश्चन ऐसे प्लान किया जाता है कि आप उसे अटेम्प्ट करोगे, उसमें फंसोगे एंड आप टाइम ज़्यादा लगा दोगे, आपका पेपर स्लो हो जाएगा, आपको टाइम कम लगेगा, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो क्वेश्चन आपको रिजेक्ट करने के लिए आए हैं, आपको उन्हें रिजेक्ट करना है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात बोली है मैंने, बट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में कि ये मैंने क्यों बोला। हाँ, ये तुम्हारे इस पॉइंट से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, है ना। इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल 200 क्वेश्चंस आने लग गए नीट में, तो उनमें से 10 क्वेश्चन की चॉइस बायो में और 5 क्वेश्चन की चॉइस फिजिक्स केमिस्ट्री में है, जिनको आपको छोड़ना है ना। तो वो 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जिन जो आपको बिल्कुल नहीं आते और आपको लगता है जिनमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, है ना, तो उन क्वेश्चन को आप अपफ्रंट चूज करके कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ये मेरे से नहीं होने हैं, उनको पहले से आप इनसर्कल करके उनको छोड़ दो, है ना। तो उस टाइम पे जब आपने दिया था तब ये फैसिलिटी नहीं थी, 180 क्वेश्चन थे, पूरे करने होते थे। बिल्कुल। और अब ये ऑलरेडी वहाँ पे फैसिलिटी है, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उनमें से 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं, और उन 20 के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं वहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इनका क्या करना है, तो आपको वहाँ पे बैठ के हिसाब नहीं लगाना है कि इनका क्या करना है, उनको स्ट्रेट अवे आप छोड़ दो, है ना। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। और अगर हम पेपर अटेम्प्ट किस ऑर्डर में करें, अगर इसकी बात करते हैं, तो मेरा जो प्रेफर्ड ऑर्डर है जो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ वो ये है कि 2 तरीके हैं। या तो आप जैसे एक राउंड में सारे आसान क्वेश्चन कर लो, जैसा कि तुम भी ये बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना। तो आप फर्स्ट राउंड में सारे आसान आसान क्वेश्चन कर लो, फिर सेकंड राउंड को जाओ, है ना। तो इससे क्या होगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको जो आपको आता था वो छूट गया टाइम ना होने की वजह से, तो इससे ये बचेगा। और दूसरा मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि बायो का पेपर करना सबसे आसान होता है, सबसे फास्ट हो सकता है, उसको आप 40 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, 30 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हो। तो आप सबसे पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उनके लिए आप एक अलग तरीके का ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर ब्रैकेट बना के छोड़ दो कि इन पे हमें वापस आना है, तो फिर उनको वापस आके नेक्स्ट राउंड में करो। तो इससे आपका जो एक तरह से आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन टाइम ना होने की वजह से आपसे छूटता नहीं है और आप उसको अच्छे से कर पाते हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सर जो कह रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको ऐसे फॉलो करना है। एंड अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप आपकी टेस्ट सीरीज में ट्राई कर सकते हो। प्रॉपर आपको जो तरीका जो सूट करता है, हर किसी का अलग होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही फॉलो करो, बट ये ट्राई करके ज़रूर देखो, बिकॉज काफ़ी लोग यही ट्राई करते हैं। सो हाँ, बेसिकली जितने भी आइडियाज़ आपको मैं देता हूँ या आपके और टीचर्स देते हैं, तो वो होता है कि मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ये है ना। आपका अपना मेथड हो सकता है, हो सकता है आपका मेथड आपके लिए बेटर वर्क करता हो, है ना। तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, और ये जो भी मेथड्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे या जो पास्ट जो स्टोरीज हैं उनके बेसिस पे किए जाते हैं सजेस्ट।
तो इसीलिए हम बता रहे हैं, अदरवाइज आप जैसा भी आपको सुटेबल बैठता हो आप वैसा उसके लिए कर सकते हो, है ना। Okay. तो अच्छा एक चीज़ और बताओ कि अ, जब तक लाइफ में चीज़ें एकदम ठीक ठीक चलती रहती हैं, है ना, तब तक तो आपको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मैंने सोचा था ये रिजल्ट हो जाए, वो हो गया, और मैंने ऐसा सोचा था वैसा हो गया। और तुम्हारी क्या अप्रोच रहती है जब तुम डिसअपॉइंटेड होते हो किसी भी चीज़ से, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे कोई और मसला हो लाइफ का, है ना, तो उसमें क्या अप्रोच रहती है, क्या सोचते हो? तो सर मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं अपने पापा के साथ एक बार हम्म, कार में ट्रैवल कर रहा था एंड वो मेरा ड्रॉप ईयर था। तो पापा मेरे से बात कर रहे थे एंड उन्हें लगा कि मैं था शायद थोड़ा उदास हूँ इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि बेटा देख, ये होगा तो होगा, ये नहीं होगा तो इससे कुछ बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि ये मेरी लाइनें नहीं है, ये अब्दुल कलाम ने बोला था हम्म, कि मैं काफ़ी जगह रिजेक्ट हुआ तभी मैं इस जगह पर हूँ। सो मैंने ये तो सोचा था कि अब ये नहीं है तो जो आगे करूँगा वो इससे तो बेस्ट होगा जो मुझे मिलेगा। तो मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप था उसमें मुझे कुछ नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं मिला। मैं जस्ट 12 मार्क्स से रह गया था। दैट इज़ 4 क्वेश्चंस, एक्चुअली 3 क्वेश्चंस। तो अगर वो 3 क्वेश्चन मेरे सही होते तो मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होता, इंडिया में कहीं साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में। बट अंडमान निकोबार में भी हो सकता था मैं। बट उस साल मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगले साल मेरे को इंडिया के सेकंड रैंक मेडिकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल। एडमिशन होना था। सो एफएमसी इज़ द सेकंड सेकंड रैंक हम्म, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हम्म। बिल्कुल सच बोला है अभिषेक ने। और मतलब मैं भी लाइफ में कई बार ये एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब किसी भी चीज़ में डिसअपॉइंट मिलता है तो इसका मतलब है कि इससे बेटर चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, और ऐसा हमेशा ये ऐसा प्रूव हुआ है ना। हर एक फील्ड में, नॉट ओनली जस्ट पढ़ाई, हर एक चीज़ में ऐसा हुआ है। तो मतलब मेरा भी आपके लिए यही थॉट है कि आपकी लाइफ में जैसा चल रहा है वैसा उसको चलने दो, है ना। अपने एफर्ट को बेस्ट रखो। आपको बिल्कुल। कितना हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, है ना। और उन चीज़ों का नंबर मोर देन 90% है। मोर देन 90% लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमारी लाइफ हमारी सराउंडिंग से डिसाइड होती है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से डिसाइड होती है, हमारे तो क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स या टीचर्स हमें कैसे गाइड करते हैं, उन सारी चीज़ों से डिसाइड होती है। और इसमें आपका केवल एक ही काम रहता है कि जो आपको राइट एडवाइस है उसको फॉलो करना, और आपके गोल के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, वो मेहनत करना। इसके अलावा रिजल्ट का आना या कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें सोचोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और आपके एफर्ट कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है कि अपने एफर्ट पे फोकस करना है, अपने बेस्ट एफर्ट दीजिए, रिजल्ट तो बेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा, है ना। बिल्कुल सर। तो हाँ, चलो तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइफ में कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा, मतलब ओके। हाँ। सो हम्म मेरा तो बहुत टूटा है। एक्चुअली मेरे को हम्म तो अ, एक बार तो टूटा है मेरा दिल। हम्म, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत बुरा था। तो वो पर्सन मेरी लाइफ में आया तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लाइक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ आफ्टर हम्म। दैट। वो आया और आई को थोड़ा स्पेसिफाई कर देना, नहीं तो लोग तुम्हें टू ओके। मॉडर्न समझ लेंगे। सो जो आई हाँ, आजकल आया भी होता है हम्म तो। हम्म, तो जो मेरी लाइफ में आई तो उसका उसके आने के बाद मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि नहीं, मैं काफ़ियों के साथ रहा बट शी इज़ माई डोपामिन सप्लाई। लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो सो आपको डोपामिन ज़रूर मिलेगा। बट कोई इंसान आपके लिए स्पेशल होता है तो आपको फील होता है वो।
आप उसके लिए प्रायोरिटी चेंज करते हो। आप कुछ भी, आप व्हाट्सएप मैसेज नहीं चेक करोगे नोटिफिकेशन देख के, सबको स्वाइप राइट कर दोगे, नॉट ऑन द टिंडर, बट लाइक आप नोटिफिकेशन हटाओगे और फिर उसके बाद आप सिर्फ एक कोई दिखेगा कि नहीं नहीं इससे तो मेरे को बात करनी है, सो आप इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस एक साइड करके उससे बात करोगे कि उसके मैसेज का रिप्लाई करना है आपको। तो वो मेरी लाइफ में ऐसे थी, काफ़ी अच्छा टाइम था, बट उसके जाने के बाद मैं काफ़ी डिप्रेस था, जो कि होना जायज़ है कि आपका जब डोपामिन सप्लाई कटता है तो बिजली चली जाती है लाइफ से। It's like cutting the electricity. like you are cutting the power supply of someone. बट फिर उसके बाद लाइक आप पॉजिटिव ऐसे ही रह सकते हैं कि आप रूम पे बिल्कुल मत रहना। लाइक द बेस्ट थिंग माय फ्रेंड्स डिड टू मी वाज लाइक, तू रूम पे नहीं रुकेगा, तू बाहर आ, चल बाहर घूमने चलते हैं। वो मेरे को लेकर गए बाहर वर्कआउट करने या दौड़ने चलते हैं, बैडमिंटन खेलने चलते हैं। उन्होंने बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया। उन्हें पता था कि मैं अगर थोड़ा लो फील कर रहा हूँ तो मैं अच्छा कैसे फील करूँगा। तो सब लोग बहुत सपोर्ट किया था मेरे दोस्तों ने। तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, लाइक मेरी हैप्पीनेस के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अकेले भी खुश रह सकता हूँ। लाइक तो धीरे धीरे आई यूज्ड टू कोप अप द थिंग्स, एंड फिर उसके बाद कोई और आई तो तो अभी दिल का हाल ठीक है, मतलब अभी दिल का हाल ठीक है। आई हैव समवन, like more dopamine than before. That person is very stable and वो काफ़ी समझती है मुझे। and उसे चीज़ें बोलनी नहीं पड़ती। That is like not kind of butterfly in the stomach वाला situation, but it's more like a mature relationship कि आप समझते हो कि ये हनीमून पीरियड चल रहा है और ये जाएगा भी, but you have to calm down। आप ऐसे पागल नहीं होगे स्टार्टिंग में, आप थोड़ा काम डाउन रहोगे, आप चीज़ों को समझोगे, चीज़ों पे फोकस करोगे जो चीज़ें आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो एक बच्चों एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, है ना, जो भी यहाँ पे अभी एक्टिविटी सजेस्ट करेगी वो मेडिकल कॉलेज जाके ही करें। अभी करेंगे तो फिर हाँ सब खराब हो जाएगा, है ना। ओके, सो मैं इसके ऊपर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो मैंने एग्जैक्टली यही फॉलो किया था जो सर ने बोला है। तो मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में 11 12 फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, इन सब में लड़कियों से बहुत कम बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार लड़कियां मिलनी होंगी तो कॉलेज में मिल जाएंगी ना। अगर अभी इन सब चक्करों में पड़ा तो कॉलेज ही नहीं पहुंचूंगा। वो पहुंच जाएंगी, वो सारी लड़कियां लड़कियां पढ़ लेती हैं, ट्रस्ट में। बट फिर मैंने यही सोच के पढ़ाई अच्छे से की और फिर मैं AFMC आया। बट AFMC का सेक्स रेशियो बहुत ख़राब है एक नेगेटिव पॉइंट है, बट आपको वो चीज़ फील नहीं होगी क्योंकि आपके पास लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए होगा। आप वहाँ पे इतना ग्रो करोगे, इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, सेक्स रेशियो अगर कम है तो क्या हुआ। तो आपको कभी फील नहीं होगा, लाइक यू हैव ऑल दी फैसिलिटीज़ देयर। आपकी लाइफ बेस्ट लाइफ होगी। चलो मैं इसमें थोड़ा सा ज्ञान की बातें भी ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जनरली बच्चों को क्या बोलता हूँ, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 11 12th के स्टूडेंट हो तो मतलब ये सारी बातों से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ठीक है। और उसके बाद का भी मैं क्या एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि ये दिल्ली, जैसे हम अगर दिल्ली के बच्चों की बात करें तो मतलब यहाँ का एक डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उनके स्कूल डेज में ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें आपको थंब रूल बताता हूँ मैं, क्या या ग्राउंड रूल बोल सकते हैं कि क्या है। थंब रूल क्या है कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे के साथ में हैं तो आपकी पढ़ाई बेटर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ना पढ़ने वाले बच्चे के साथ में हैं तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये पहला रूल है। और दूसरी चीज़ अब ये है कि आपको अपने से बचना कैसे है ना। तो इसके लिए मैंने कंडीशंस डिफाइन करी हैं, ठीक है, कि सिंगल एंड हैप्पी, बेस्ट कंडीशन फॉर स्टडी, ठीक है, समझ आया। रिलेशनशिप एंड
हैप्पी, गुड कंडीशन फॉर स्टडी प्रोवाइडेड जो आपका पार्टनर है वो पढ़ने वाला हो, ठीक है, और इन अ रिलेशनशिप बट अ बैड रिलेशनशिप, डिजास्टर फॉर स्टडीज, ठीक है, यू विल नेवर बी एबल टू। और जो बेस्ट कंडीशन इसमें यही हो सकती है कि इफ यू एंड योर पार्टनर वट एवर यू मे कॉल, if both are good at studies and both are giving competition to each other, okay, तो ये बेस्ट कंडीशन होती है जिसमें हो सकता है कि आप दोनों मिलके वो बेटर रैंक ला सको जो आप मतलब अकेले नहीं ला पा रहे थे, बिकॉज कि आपने एक दूसरे को बहुत मतलब पीयर प्रेशर के चक्कर में बहुत कुछ मतलब पढ़ा दिया, सिखा दिया, डिस्कस कर लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मैं अगेन एक डिस्क्लेमर यहाँ दे रहा हूँ कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर चिल्ड्रन लाइक टू फॉल इनटू दीज थिंग्स बिफोर यू गेट इनटू योर कॉलेज, ठीक है, बट इफ स्टिल इट इज़ देयर तो यू हैव टू बी कॉशियस। ओके, सो ये तो हो गया कपल्स के लिए, एंड जो सिंगल है वो बुरा मत मानो, क्योंकि आप सिंगल हो, मैं एक प्लस पॉइंट बताता हूँ आपके लिए कि आप जब सिंगल होते हो तो आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हो, बट अगर आप किसी के साथ हो, वो अगर परेशान है तो आप परेशान होगे, वो अगर खुश है तो आप खुश होगे। हाँ, तो आपका बेस्ट टाइम भी तब उसके साथ होगा और बुरा टाइम भी उसके साथ होगा, तो आपका अप डाउन चलता रहेगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप ज़्यादा स्टेबल रहोगे, ज़्यादा फोकस्ड होके पढ़ सकते हो, आपके चीज़ें आपके बीच में काफ़ी कम आएंगी, आपकी पढ़ाई और आपके बीच में, एंड आपको मिल जाएगी लड़की यार। मेडिकल प्रोफेशन है, लड़कियां ज़्यादा डॉक्टर बनती हैं। तो मेरे कॉलेज का सेक्स रेशो ख़राब है, बाकी कॉलेजेस में इट्स 75:25 राउंड, लड़के 25% है। कुछ ऐसे भी कॉलेज है जिनका निकनेम ससुराल रखा है लोगों ने। तो ठीक है, तो हाँ, तो ये तो बहुत सारी हमने इस चीज़ के बारे में बातें कर ली, है ना। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना कि लाइक बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज लाइक गिविंग योर रिमोट कंट्रोल टू समवन एल्स, राइट, है ना। तो जब वो चाहे तो हंसाएगा, जब चाहे तो रुलाएगा, लाइक दैट, है ना। तो इसलिए ये बहुत अच्छी क्वेश्चन बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत इमोशंस, बहुत थॉट्स लगते हैं, है ना। और अभी जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो तो आपके पास इतना ना तो टाइम होता है और ना ही इतना मतलब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, एंड वंस यू आर इन कॉलेज देन यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट, है ना। तो मेरा जो बेस्ट एडवाइस रहता है हमेशा वो यही रहता है कि आपको इन चीज़ों को कॉलेज में जाके ही इन चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके पहले नहीं, है ना। बिल्कुल सर। हाँ, सो सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपको आने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कॉलेज के साथ और कॉलेज के बाद भी बहुत टाइम है। कॉलेज में नहीं पढ़ते लोग, इतना नहीं पढ़ते, एंड आप भी जाके मत पढ़ना, ठीक है। आप पढ़ो उतना कि आप अच्छा स्कोर कर सको, एंड आपको जितना रिजल्ट चाहिए उतने के लिए मेहनत हाँ, करनी है। सेमेस्टर में पास हो सको उतना काफ़ी है। आप वरना आप चीज़ें सीखो, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए उस टाइम पे। तो बाकी आप, अगर आपको लग रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, इट्स ओके, गर्लफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लड़कियों से बात करो, मेक देम योर फ्रेंड, ताकि आपको ये पता लगे कि दे आर जस्ट लाइक अस। सो आपको ऐसे उम्मीद नहीं रही कि ये कुछ अलग क्रीचर है। ओके, दैट इज़ फॉर बॉयज़। लड़कियाँ काफ़ी स्टेबल होती हैं इस मामले में। हाँ, ये बहुत सही बात इन्होंने बोली है। स्पेशली जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, केवल बॉयज़ स्कूल से आ रहे हैं, है ना, कोएड स्कूल नहीं है, उनको इन चीज़ों में एडजस्ट होने बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो अगर आपने मतलब ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करे तो प्रिपरेशन के टाइम पे ना करें, है ना। तो यही मेरे फाइनल एडवाइस है। अच्छा, एक चीज़ अभिषेक मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब ये मुझे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, बट ये ऑडियंस के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइक हाउ मच हेल्प केम फ्रॉम मी फॉर योर लाइक शेपिंग योर सक्सेस, और मतलब किस तरह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है, ओके, है ना। सो
सो ये लाइक अगर मैं कहना चाहूँ कि एवरी एवरी every experience, every exposure of the teacher just inspired me. थोड़ा 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 हर एक परसेंट मेरे को जहाँ मैं हूँ वहाँ पे बनाने के लिए अभी रिस्पॉन्सिबल है. आपसे जब मैं मिला तो वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे कुछ नहीं पता था मेरे को क्या करना है लाइफ में. अगर मेरे को 11th-12th भी मैं कर रहा हूँ सो आगे मेरे को नीट क्लियर करना है. एंड मुझे इतना पता था कि 11th-12th सिलेबस इज़ नीट, सो आपको वैसे पढ़ना है जैसे बोर्ड्स का सिलेबस है. एंड वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करते ही मुझे चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा घुमाया जा रहा था कि मेरे पेरेंट्स को जो बोला गया था वो ऐसे था कि आपको पता नहीं है ये कोचिंग बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे आए हो एंड यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे होता है. तो उस काउंसलर ने एक पेपर निकाला, पेपर पे प्रॉपर ऐसे लिखा कि इतने मार्क्स का इतना सब्जेक्ट होता है, 180 मार्क्स में से 45 90 इज़ बायो. सो उनका कहना था कि अगर आप बायो पे इतना फोकस करोगे तो आपके 50% आपका क्लियर हो गया नीट. ठीक है. एंड वो 50% क्लियर हुआ. फिर उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसमें हमारे टीचर्स हैं ही. बायो के हमारे 4 टीचर हैं, वो चारों संभाल लेंगे अच्छे से. बट द थिंग इज सिचुएशन एकदम उल्टी होती है कि आपको बायो आप कर लो, एनसीईआरटी तक कर लो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, ऑफ कोर्स बचेगा, क्योंकि आप ज़्यादा बायो में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो चीज़ें, आप बाहर जा रहे हो, अलग अलग कोचिंग का मटेरियल नहीं पढ़ रहे हो, तो आपका जो टाइम बचा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाना है. सर ने मुझे एक बात बोली थी. सर ने उस टाइम पे कोचिंग का नाम लिया था, मैं नहीं लूँगा, कि उनके मटेरियल आप जाके प्रैक्टिस करो एंड वो ज़रूरी है, बट बायो आप किसी मॉड्यूल को हाथ मत लगाना, ये सर ने बोला था. एंड मुझे लगा था कि सर कह रहे हैं ये ट्राई करके देखता हूँ, बट ऐसे लेना नहीं चाहिए रिस्क. लेकिन वो चीज़ मेरे को बाद में समझ में आई कि सर ने जो इतने सिंपल तरीके से बोली थी वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी. हाँ, तो अभिषेक आप अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ बच्चों को दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मतलब एम्स के बारे में तो पता होता है मोस्टली, है ना? क्योंकि न्यूज़ में इतना रहता है, और बहुत सारे बच्चों को एएफएमसी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है या उनको आइडिया नहीं है कि क्या करना है, क्या प्रोसीजर होता है। तो उनको अगर थोड़ा-सा ब्रीफली इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया दें तो बेटर हो। सो मुझे सही में ऐसा लगता था कि मेरे टाइम पे मुझे किसी ने एएफएमसी के बारे में अगर बताया होता तो अच्छा रहता. लेकिन एंड मोमेंट पे मेरा एक दोस्त है जैन, सो उसने मुझे ये बोला था कि अगर तेरी रैंक इतनी अच्छी है तो एएफएमसी के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहा. मैंने उसे बोला कि यार एएफएमसी में लाइफ तो है नहीं ऐसे, मेरे को यार लाइफ जीनी है, मेरे को एक अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, मुझे फ़न करना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो कोर्स लिया मैं एंड तक पढ़ूंगा, लाइफ के एंड तक. तो उसने बोला कि नहीं नहीं एक बार तू देख, एएफएमसी से मेरा दोस्त है एंड मुझे पता है कि लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी है. तो मैंने काफ़ी देखा एएफएमसी के बारे में, तब मेरे को पता चला कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है. एंड इसकी बेस्ट बात पता है क्या है कि और कॉलेजेस सिर्फ डॉक्टर्स बनाते हैं, बट इस कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपको फेयरवेल नहीं मिलेगी, आपको पासिंग आउट परेड मिलती है. यू विल गेट कमीशन एज एन फर्स्ट क्लास 1 ऑफिसर इन इंडियन आर्मी. तो आप जब इंडियन आर्मी के ऑफिसर बनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है एंड आपको सही में वो चीज़ फील होगी कि आप एज एन ऑफिसर बाहर निकल रहे हो, आपको ऐसे ग्रूम किया जाता है. आपको जो अपॉर्चुनिटी देंगे वो उस कॉलेज में, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप इंडिया में पढ़ रहे हो, बिकॉज आपको हर एक चीज़ के लिए अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, हर स्पोर्ट्स अलाउड है आपको. और मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब गिटार बजाया तो वहीं से डिसाइड कर लिया कॉलेज वालों ने ये तो म्यूज़िक सोसाइटी में जाएगा. तो मैंने म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन की एज अ गिटारिस्ट एंड मैंने वो क्लब के साथ में रहा. फिर उसके बाद मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया. मैंने किसी और कॉलेज में जाके नुक्कड़ किया है. फिर उसे छोड़ के हमारे कॉलेज में मिस्टर एएफएमसी होता है, इट्स लाइक अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन. आपने किसी कॉलेज में शायद सुना होगा, बट एएफएमसी में हर साल होता है, तो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट. उसके बाद मैंने हॉकी सीखा वहाँ पे.
उसके बाद हॉर्स राइडिंग एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि वो कॉलेज मेरे को सपोर्ट कर रहा है उन सब चीज़ों के लिए. सो कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर रिसर्च. आप जो चाहो उस फील्ड में रिसर्च कर सकते हो एंड यू विल हैव द बेस्ट फैकल्टी टू गाइड यू थ्रू. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें अभिषेक ने एएफएमसी के बारे में बताई हैं, और आपको ज़रूर इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली आपको इस कन्वर्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, है ना? तो अभिषेक एक छोटा सा गिफ्ट मेरे साइड से, एटॉमिक हैबिट्स. सो या Thank you इट so विल much, हेल्प sir. यू, यस, इट विल हेल्प यू टू कीप गुड हैबिट्स एंड ग्रो फर्दर इन योर लाइफ. वी विश यू ऑल द बेस्ट. और मैं चाहूँगा कि मतलब जिस तरह से आज हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, 4-5 ईयर डाउन द लाइन फिर से मिलें, और उस टाइम पे जो आपकी सक्सेस स्टोरीज होगी या हमारी होंगी वाइस वर्सा, तो हम उनको फिर से यहाँ पे शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.